हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेम्यूनरेशन टू सेल्समैन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। एज पार्ट 1 में हमने मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन को डिस्कस किया था। इसी के साथ में हमने इम्पॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स रेम्यूनरेशन प्लान की भी बात की थी। इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रेम्यूनरेशन प्लान को भी डिस्कस किया था। और अब आज की क्लास में हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्समैन की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है एबिलिटी टू सेल्समैन यानी विक्रेता की योग्यता। विक्रेता के पारिश्रमिक को निर्धारित करने वाले घटकों में विक्रेता की योग्यता सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ज़्यादा एजुकेटेड और ट्रेंड विक्रेता को कम योग्यता रखने वाले विक्रेता की तुलना में अधिक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। दूसरा है एक्सपीरियंस या अनुभव। विक्रेता का पारिश्रमिक निर्धारित करते समय उसके एक्सपीरियंस को देखा जाना चाहिए। विक्रेता पद पर कार्य करने के अनुभवी व्यक्ति को कम अनुभवी या नए विक्रेता की तुलना में ज़्यादा पारिश्रमिक निर्धारित किया जाना चाहिए। तीसरा है कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहन सहन की लागत। देश में रहन सहन की लागत का स्तर भी पारिश्रमिक निर्धारण को प्रभावित करता है। यदि महंगाई अधिक है तो पारिश्रमिक भी उसके अनुसार अधिक निर्धारित करना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद बात कर रहे हैं कंपटीशन की, कि अगर टफ़ कंपटीशन है और जो सेल्समैन है उनको अपने बहुत एफर्ट इन्वेस्ट करने होते हैं, तो इन दैट केस उनका जो कॉम्पनसेशन या रेम्यूनरेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर कंपटीशन कम है तो वह रेम्यूनरेशन कम हो सकता है, लेकिन गला काट प्रतिस्पर्धा के का सिनेरियो अगर है तो इन दैट केस उनका जो रेम्यूनरेशन है उसका लेवल हाई होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट लॉज यानी राजनियम या कानून। तो कानून को ध्यान में रखते हुए ही रेम्यूनरेशन का निर्धारण किया जाना चाहिए, बिकॉज द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द वेजेस स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज बाय इनेक्टिंग वेरियस एक्ट्स एंड लॉज। द गवर्नमेंट डिटरमाइंस मिनिमम वेजेस, DNS allowance, provident fund, pension and other benefits payable to the employee in certain jobs and industries. Thus, government regulations also determine the compensation plan of salesman. इसलिए गवर्नमेंट लॉज को ध्यान में रखना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज वेजेस स्ट्रक्चर ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन यानी अन्य संस्थाओं में पारिश्रमिक। जिस क्षेत्र में संस्था स्थापित है उसमें स्थापित अन्य संस्थाओं के द्वारा क्या रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है इसको भी देखना होता है। यदि अदर इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में बहुत कम रेम्यूनरेशन विक्रेताओं को दिया जाएगा तो अच्छे विक्रेता पाना असंभव हो जाएगा, उनको अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज इंसेंटिव्स पेबल टू सेल्समैन यानी कि विक्रेताओं को अगर बहुत से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं तो उनका जो बेसिक सैलरी है वह कम हो सकता है, और अगर उनको इंसेंटिव्स ज़्यादा कम दिए जाते हैं तो सैलरी उनकी ज़्यादा बेसिक सैलरी ज़्यादा रखी जाएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर उन्हें मूल वेतन कम रखना है तो इंसेंटिव्स ज़्यादा देने होंगे। मैनी कंपनीज पे वेरियस काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स सच एज डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस, बोनस, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एजुकेशन अलाउंसेस, मूविंग अलाउंसेस, कार अलाउंसेस एट्सेट्रा इन एडिशन टू रेगुलर सैलरी। तो अगर उन्हें यह इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं तो मूल वेतन को कम रखा जा सकता है, और अगर इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे या कम दिए जा रहे हैं तो मूल वेतन को ज़्यादा रखना चाहिए या रखना होता है। एंड द नेक्स्ट इज हाई पब्लिसिटी, कि अगर कंपनी ने हाई पब्लिसिटी कर रखी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, प्रचार अधिक कर रखा है, तो सेल्समैन को कम एफर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसका जो वेतन है वो कंपैरेटिवली कम रखा जा सकता है। एंड द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट विद लिमिटेड सेल्स रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स बाय द सेल्समैन। तो अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कम है या जिसके क्रेता कम होते हैं तो उसे ज़्यादा कोशिश करके उस प्रोडक्ट को बेचना होता है, तो ऐसी दशा में उसका वेतन अधिक रखा जाना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेल्समैन, कि विक्रेताओं के सेवाओं की प्रकृति कैसी है। अगर विक्रेता टेक्निकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो इसके लिए उसे वेल ट्रेंड होना भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए उसे अधिक वेतन दिया जा सकता है। यदि विक्रेता तकनीकी वस्तुएं बेचता है तो उसका रेम्यूनरेशन सामान्य वस्तुओं के विक्रेता की तुलना में ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे विक्रेता को तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से ये क्लियर है कि डिपेंड करता है कि उसकी सर्विसेज कैसी हैं। अगर वो
स्पेसिफिक सर्विसेज देता है जिसमें कि हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड होना ज़रूरी है, तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है। एंड द नेक्स्ट इज़ मार्केट एरिया, कि अगर मार्केट एरिया लिमिटेड है तो वहाँ पे कस्टमर्स भी लिमिटेड होंगे और इसलिए विक्रेता को माल को बेचने के लिए बहुत एफर्ट करने होंगे, तो इन दैट केस उसे ज़्यादा सैलरी देना वाजिब होता है। लेकिन अगर मार्केट का स्कोप बड़ा है और कस्टमर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं तो उसको कम एफर्ट करने होंगे, तो ऐसी दशा में विक्रेताओं का जो रेम्युनरेशन है वो लो भी डिसाइड किया जा सकता है। अब फर्दर हम बात करने जा रहे हैं डेवलपिंग अ सेल्स रेम्युनरेशन प्लान, की जो एक रेम्युनरेशन प्लान होता है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है, उसके क्या स्टेप्स रहते हैं। द स्टेप्स इन डेवलपिंग पे प्लान फॉर अ सेल्स फोर्स आर शोन बिलो। इसको हम एक इमेज के थ्रू देख रहे हैं, सारे स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें नंबर 1 है रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो कार्य विवरण है उसकी समीक्षा की जानी। केयरफुली रिव्यू ऑफ डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रेम्युनरेशन प्लान। दिस शुड डिस्क्लोज द एग्जैक्ट नेचर, स्कोप एंड प्रोबेबल डिफ़िकल्टी ऑफ ईच जॉब। प्रत्येक पद के लिए पृथक कार्य विवरण बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कार्य विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि काम में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, या उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, या क्या हैज़र्ड्स है, या कितना डिफ़िकल्ट वो काम है। तो काम की सारी विशेषताएं कार्य विवरण से पता चल जाती हैं, तो सबसे पहले कार्य विवरण बनाया जाना चाहिए। एंड द सेकंड इज़ आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, की निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करना, कि पारिश्रमिक जो दिया जाना है वो किन कार्यों के लिए दिया जाना है। तो पारिश्रमिक योजना निश्चित उद्देश्यों पर टिकी होती है। This steps refers to deciding specifically what is it intended to accomplish, कि क्या किया जाना है इस पर निर्भर करता है। जैसे कि यह उद्देश्य हो सकता है इंक्रीज प्रॉफिट बाय अ सर्टन परसेंटेज, या सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना, या विक्रेताओं के प्रयासों को रिवॉर्ड देना, या इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डेवलप अ न्यू टेरिटरी। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज एस्टैब्लिशिंग द लेवल ऑफ रेम्युनरेशन, की जो आय का स्तर है उसको निर्धारित करना। द लेवल ऑफ पे मीन्स द एवरेज अर्निंग्स ऑफ द सेल्स पीपल ओवर अ गिवन पीरियड, की एक निश्चित समयावधि में आय का स्तर क्या रखा जाना है। इसमें सबसे पहले टारगेट इनकम डिसाइड की जाती है, जो कि विक्रेताओं की योग्यता, अनुभव और बाजार में प्रचलित रिलेटिव प्राइस को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। यह हाई, मीडियम और लो हो सकती है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग द मेथड ऑफ रेम्युनरेशन, जो कि इसका 4th स्टेप है। इस स्टेप में ऐसा किया जाता है कि पारिश्रमिक योजना में यह निश्चित किया जाना महत्वपूर्ण होता है कि विक्रेताओं को अपने पारिश्रमिक में कितना हिस्सा स्थायी रूप से मिले और कितना प्रेरणात्मक आय के रूप में मिले। इस संबंध में प्रत्येक संस्था अलग अलग मेथड को अडेप्ट करती है। दिस स्टेप्स कंसर्न विद द method by which the salesman will be paid. Generally, it includes certain elements as salaries, commission, bonuses, indirect monetary benefits, and expenses. And the next steps is deciding on indirect monetary remuneration, कि इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि अप्रत्यक्ष लाभ या फ्रेंच बेनिफिट्स क्या क्या दिए जाने हैं। इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स इंक्लूड सच थिंग्स एज रिटायरमेंट प्लान्स, पेड वैकेशन स्टेज एंड इंश्योरेंस। दीज आर कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंपनसेशन पैकेज। तो इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि जो विक्रेता हैं उनको रेम्युनरेशन में एज फ्रेंच बेनिफिट्स क्या क्या दिया जाना है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेप की, जो कि है प्री टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग प्लान। इसमें पारिश्रमिक की जांच संस्था के विक्रेताओं के विगत निष्पादन के संदर्भ में की जा सकती है। इससे यह जाना जा सकता है कि विक्रय शक्ति को दी गई पारिश्रमिक राशि क्या वांछित स्तरों के अनुरूप है या नहीं है। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग हाउ द प्रपोज्ड प्लान वुड हैव ऑपरेटेड इफ इट हैड बीन in effect during the few previous years. Management can estimate what the company's cost would have been and what income would have been earned by the sales people. So finally, the management should ensure that a remuneration plan aligns with changes the strategic direction of the firm. After that, it should be implemented.
यानी कि जो भी पारिश्रमिक की योजना है उस योजना को पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, या देखा जाता है कि जो पिछले सालों में निष्पादन के संदर्भ में जो प्लान दिया गया था उसके क्या इफ़ेक्ट रहे थे, उसके रेफरेंस में इसको देखा जाता है और फिर अल्टीमेटली टेस्ट करने के बाद में इसको जो है अप्लाई कर दिया जाता है या इसको फॉलो किया जाता है। तो इस तरीके से एक रेम्यूनरेशन प्लान को डिटरमाइन करने के कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला था रिव्यू जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कार्य विवरण का निर्धारण करना, निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करना दूसरा था, और तीसरा था एस्टेब्लिशिंग द लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन की हमारे रेम्यूनरेशन प्लान का रेम्यूनरेशन का लेवल क्या रहेगा, मीडियम, लो या हाई। फिर डेवलपिंग द मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन कि हमारे सर्टेन इनकम होगी या इसके साथ में इंसेंटिव्स भी होंगे, और फिर डिसाइडिंग इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स या रेम्यूनरेशन की इनडायरेक्टली उनको किस तरीके से रेम्यूनरेशन प्रपोज किया जाना है, क्या क्या उसमें रखा जाना है। एंड द लास्ट इज प्री टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग प्लान। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक सैलरी को या रेम्यूनरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और रेम्यूनरेशन प्लान को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। अगली क्लास में हम रेम्यूनरेशन टॉपिक के कुछ और एस्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।